दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। जब कोई व्यक्ति ओशो के पास जाता है, ओशो को अपना सदगुरु मानता है, स्वीकारता है, तो ये बात स्पष्ट होना चाहिए कि ओशो हमारे सदगुरु, और ओशो ने कभी भी किसी तरीके के ये मैसेंजर की बात नहीं बोली। मध्यस्थ उनके है ही नहीं। सालों पहले हो या आज हो या हजारों साल बाद भी होगा, मध्यस्थ ओशो के संदेश में, ओशो के काम में कोई नहीं होता है, कोई हो नहीं सकता। अब उसके बाद भी लोगों के अपने अपने हैं, पता नहीं किस किस को अपना गुरु मान रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ओशो जैसा विराट सदगुरु मिल गया, उसके बाद इन टटपुंजे लोगों में ये क्यों आकर्षित होना चाहिए? फिर एक बीमारी है, हर कोई दावा करता है कि मैं ओशो का बड़ा करीबी। अब ये करीबी कैसे होते हैं? क्या परिभाषा होती करीबी की? जो बोले सो हरि कथा में मुक्ता के प्रश्न का जवाब देते हुए ओशो बोलते हैं, तुम मेरा हाथ में हाथ लेके बैठ जाओ, तब भी तुम मेरे से 7 समंदर पार जितने दूर हो सकते हो, और तुम 7 समंदर दूर होके भी मेरे करीब से करीब हो सकते हो। और ओशो कहते हैं कि मेरे करीब होने का एक ही ढंग है, मौन, तुम भीतर उतरो। अब ओशो के काम में कई लोग लगे हुए थे, कई लोग काम कर रहे थे। अब कोई कहता मैं ये करता था, कोई कहता मैं ये करता था, कोई कहता था ये करता था, वो करता था, कोई ये दावा करता है कि मैंने इतने साल पहले संन्यास लिया, मैंने उतने साल, जिससे बड़ी सीनियरिटी चल रही है इसमें भी। त्वरा हो तो क्षणों में घटना घटती है, मूढ़ता हो तो हजारों युग लग जाएंगे, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अध्यात्म के जीवन में कोई क्रांति नहीं घटेगी। तो दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि ओशो के काम में, ओशो के साथ बेहद स्पष्ट सबको होनी चाहिए, वो ये कि ये कोई करीबी नहीं है, कोई खास नहीं है, कोई वो नहीं है। ओशो ने इस तरीके के कोई भेदभाव किए भी नहीं, और हमें भी इस तरीके के भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये भेदभाव जो हैं और ये सब चीज़ें हैं, ये हायरार्कियां बनाते हैं, ये हीनता की ग्रंथि लाते हैं, इसमें कई तरीके के ऊंचे ऊंचे भ्रम होने लगते हैं। हम नाहक उनका भी समय खराब करते हैं, जन्म बिगाड़ते हैं और अपना भी बिगाड़ते हैं। ओशो जब हैं और उनके ऑडियो वीडियो अवेलेबल हैं, तो फिर ये मध्यस्थ बीच में क्यों लाया जाए? वो भले ही कोई कितना ही करीब और कोई कितना ही पुराना, गजब, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सालों पहले जुड़े, तो हम क्या करें? अब ओशो ने ऐसे खाना खाया, ओशो ने वैसे पानी पिया, ओशो ने वैसे तकिया लगाया, तो उससे होता क्या है? और चलो अगर किसी को जानकारी तो ले लो। अब आप देखो, मैं सोशल साइट्स पे कभी कभी देखता रहता हूँ, ये करीबियों के पुराने दावे करने वाले, मुझे मरोड़ने वाले, एक से एक उनके कृत्य जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो आम लोगों से भी ज्यादा मूर्ख और अशिक्षित है, गंवार। अब वो तुम बहुत सालों पहले भी जुड़ गए, उससे होता क्या है? तुम्हारे जीवन को तो, आज के जीवन को तो देख तो लगता है कि तुम एक घटिया इंसान। कोई परिवर्तन नहीं आया ओशो के इतने साल रहने या इतने करीब होने या उतने उससे या इस पद पे रहने से और उससे, क्योंकि तुम्हारे कृत्य ही तो साबित करते हो तुम किस तरीके के व्यक्ति हो। अब ओशो राजनीति के सामान्यतः पूरा जीवन खिलाफ बोलते रहे, जो कुछ नहीं कर सकता वो राजनीति में जाता, और हमें हर तरीके से राजनीति से दूर रखा, क्योंकि वो क्षेत्र ही गंदा क्षेत्र है। फिर ओशो कई बार राजनेताओं के ऊपर, चाहे वो भारत के हो, विदेशों के हो या इतिहास के हो, कुछ न कुछ बातें बोलते रहे, और बोल बोल के हमें बताते रहे कि ये किस तरीके के लोग होते हैं और कैसे इनके शोषण होते हैं, ये वो सब। एक प्रवचन में ओशो बोलते हैं कि मैं जीवन भर राजनेताओं की टोपियों से खेलता रहा और तुम भी खेलते रहना। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि फुटबॉल खेलते रहना। बोले याद रखना, मैं तुम्हें वॉलीबॉल नहीं फुटबॉल की बात कर रहा हूँ। अब उसके बावजूद तुम देखो इन पुरानों को और पता नहीं किन किन को ऐसे ऐसे
गए गुजरे राजनेताओं के चरणों में लोटायमान हो रहे हैं और उनकी जय जयकार कर रहे हैं। अब उससे लगता है कि उनकी समझ कितनी है। उनने कण बराबर भी ओशो को समझा है क्या? समझा होता तो ऐसे किसी आज अगर कोई शरीर में होते ओशो, क्योंकि ओशो जीवन भर कट्टरपंथियों को या मूर्खों को या क्रूर लोगों को या मानसिक विकृत लोगों को तो किसी भी क्षेत्र को हो नहीं स्वीकारा, हमेशा ना उनकी धारदार, क्योंकि खतरनाक लोग और ऐसे लोगों के हाथ में शक्ति आ जाए तो और भी विध्वंसक हो जाती, क्योंकि समझदार के हाथ में शक्ति सृजन पैदा करती, ना समझ के हाथ में शक्ति विध्वंस पैदा करती। उसके बावजूद आप देखो, अब भारत भर का इंटेलिजेंसिया आप सुनो, सेंसिटिव लोगों को सुनो, जर्नलिस्ट को सुनो, लेखकों को सुनो या जो भी कुछ, वो कितने नए ढंग से सोच रहे हैं, वो चीजों को देख पा रहे हैं और धारदार बोल भी रहे हैं। और ये जो ओशो के कोई तो दाढ़ियां बढ़ा के बैठ गए, कोई ये बैठ गए, कोई किताबें लिख रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं कि मैं तो ओशो के वैसे करीब रहा, मैं तो ओशो के ऐसे करीब रहा, मैंने ऐसे ध्यान किया। और तुम, अरे तुम्हारे कृत्य देखते तो हैरानी होती यार कि तुम ओशो का अबस भी समझे कि नहीं, समझ ही नहीं सकते। तुम्हारे कृत्यों को, आज के मैं कृत्यों को देखता हूं तो मुझे कतई नहीं लगता कि तुम्हें रत्ती भर भी समझ में आए ओशो क्या कह रहे हैं। तुम ये कुर्सियों पे बैठ रहे हो, धक्के दे रहे हो, दाढ़ियां बाल बड़ा बड़ा के वो करते फिर रहे हो, ये टोपे लगा रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। अरे ओशो ने कब नकल की बात बोली? ओशो तो बोलता है हर चीज अद्वितीय ही है, प्रकृति कभी भी फोटोकॉपी नहीं बनाती। एक पेड़ का हरा पत्ता पहली बार बनता है और आखिरी बार बनता है, पूरी पृथ्वी पे वैसा पत्ता, ये रेत का कण वैसा नहीं ढूंढ सकता, ऐसा अद्वितीय सृजन है अस्तित्व का। और ये आ गए फोटोकॉपियां पेन पेन के। उनके कृत्यों से नहीं दिखता है कि उनको कण बराबरी भी ओशो समझ में नहीं आया। अगर ओशो समझ में आए होते तो ऐसी टटपुंजी हरकतें वो करते हैं क्या? लेकिन बिल्कुल हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे वाली बात है। ये तो डूबे ही हैं, ये तो सातवें नरक में रसातल में पहुंच गए, लेकिन इनके चक्कर में और लोग भी पहुंच जाएंगे। ओशो ने बहुत जोर दे के कहा कि एक ही बड़े से बड़ा पाप है, और वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को साधना के पथ से, अध्यात्म के पथ से विचलित करना। और ये लोग कर रहे हैं, ये विचलित हुए, ये विचलित लोग हैं और ये लोगों को भी विचलित कर रहे हैं। मत पढ़ो इनके। ओशो जैसे अद्भुत सदगुरु के मिलने के बाद इन गंदे कीचड़ के डबरों में क्यों पड़ना जब विराट सागर उपलब्ध है? कोई इन बातों का महत्व नहीं होता है कि कौन कितना करीब था, कितना नहीं करीब था, ये था, वो था, इस पद पे था, उससे था। समय के साथ साथ चीजें बह गई। जिनको जो अवसर मिला, जिस अवसर का जिसको जितना फायदा लेना था ले लिया, जितना नुकसान करना था कर लिया। अब आज इन कथित मध्यस्थों के चक्कर में मत पड़िएगा, कतई मत पड़िएगा। ये सारे मध्यस्थ खतरनाक है, क्योंकि ओशो ने मध्यस्थ को हमेशा ना विरोध किया। उन्होंने कहा कि मेरे मैसेज बनो, मैसेंजर नहीं। और ये मैसेंजर बन रहे हैं, और जो मैसेंजर बन रहा है वो ओशो का कहा नहीं मान रहा है, वो सदगुरु का कहा नहीं मान रहा है। ओशो का दुश्मन भले ही है, दोस्त नहीं। वो आपको भी गलत राह पे लेके जाएगा। ऐसे किसी टटपुंजे के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही क्या है जब हम ओशो अवेलेबल है तो? ओशो की कोई मुकाबला कर सकता है क्या? हजारों साल भी लग जाएंगे तो मुझे नहीं लगता ओशो जैसा कोई व्यक्ति वापिस आएगा। ऐसा अद्भुत और अद्वितीय और महान संबुद्ध अस्तित्व ने हमें दिया। इस अवसर का हम लाभ उठाएं कि फिर वापस से इन्हीं कचड़ा पत्ती में पड़े जिसके लिए ओशो बार बार हमें चेताते रहे। ये घातक लोग हैं, ये शोषक लोग हैं, विरोध करिए इनका। इनके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, इन तरीके की बातों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है कि पुराना नया ये वो सब तेल लेने गए। तो ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और जो भी आर्थिक मदद कर सकते करिएगा। तुम्हारे दर्शन की बेला, ये मौसम रास रचाने का।